अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा बेटे, मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री का टॉपिक आप पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 20 में। तो ये उसी सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर है, एप्लीकेशंस ऑफ मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री। ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसमें एवरेज एटॉमिक मास के न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आपको फेडरल बोर्ड अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस की सूरत में पेपर में दे देता होता है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। अच्छा बेटे, लेक्चर का वही पैटर्न होना है जो हमारा पहले था कि हम इन डेप्थ लेक्चर को पहले देख लेंगे, एक्सप्लेन कर लेंगे। इस लेक्चर में हम फार्मूला देख लेंगे जिसमें हम वैल्यू पुट करके उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो क्वेश्चंस और उनके आंसर आपको याद कर लेने हैं, समझ लेने हैं, अंडरस्टैंड कर लेने, ताकि फेडरल बोर्ड का जब एग्ज़ाम आए उस तरह का कोई अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकें। क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि एक हाईली कंसेप्चुअल है। हो सकता है एज इट इज़ यहाँ से क्वेश्चन ना आए, तो इस मेथड को आपने अंडरस्टैंड करना है। और अगर मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री की वीडियो आपने नहीं देखी हुई तो ऊपर लिंक आपको शो हो रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है मैंने, तो वहाँ से क्या होगा कि आप उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। अच्छा बेटा, मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री की जो एप्लीकेशन है वो अगर शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में आए फिर तो सिंपल है कि एप्लीकेशन में नंबर 1 एप्लीकेशन ये है कि ये रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप को बताती है। यानी कि अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे एक हमारे पास सैंपल है, उस सैंपल में क्लोरीन है, तो क्लोरीन का 35 क्लोरीन उसमें कितनी होगी और 37 क्लोरीन कितनी होगी, इसको अगर हमने देखना हो तो ये रिलेटिव अबंडेंस जो है हमें बताती है कि कौन सा जो आइसोटोप है वो कितनी परसेंटेज में मौजूद है। दूसरा बेटा ये है कि किसी अननाउन कंपाउंड को अगर हमने आइडेंटिफाई करना हो कि कंपाउंड हमारे पास है वो कौन सा है, तो ये उसको भी हेल्प करती है। फिर चीज़ों की जो क्वांटिफिकेशन है कि कौन सा एलिमेंट कितनी मिकदार में मौजूद है, कौन सा सब्सटेंस, उसको एक्सप्लेन करने में इस्तेमाल होती है। और मालिक्यूल के स्ट्रक्चर को इल्यूसिडेट करने के लिए इस्तेमाल। इल्यूसिडेट का मतलब होता है कि आपको नहीं पता और आपने उसको निकाल बाहर करना है, यानी उसको फाइंड आउट करना है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। फॉर एग्जांपल डीएनए है, आरएनए है, या कोई इसके अंदर जो चेंज हैं, यानी कि इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है डिफरेंट डाटा का, वो अगर आपने एनालाइज करना हो तो बेटा वो मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एवरेज एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो वो रिलेटिव अबंडेंस के डेटा से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी एप्लीकेशन में ये 5 एप्लीकेशन हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में भी आ सकती हैं। वैसे भी इन जनरल आपको पता होना चाहिए कि अगर एक इंस्ट्रूमेंट है तो वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। तो नेक्स्ट बेटा जो है एवरेज एटॉमिक मास है। बेसिकली एवरेज एटॉमिक मास का मतलब है कि आपके पास क्लोरीन का सैंपल पड़ा हुआ है और क्लोरीन के आइसोटोप में बेटा 2। फॉर एग्जांपल मैं किसी और की बात कर लेता हूँ, मैग्नीशियम के आइसोटोप हैं 3। तो उनके जो आइसोटोप हैं, एक का मैस है मैग्नीशियम का 24, एक का 25, एक का 26। तो भाई हम कौन सा यूज़ करें मैस कैलकुलेशन के लिए, इसलिए हम उनकी अबंडेंस और उनके मैस की एवरेज ले लेते हैं और उस एवरेज का जो है वो जो आपके पास आती है एवरेज, उसको हम जो है वो कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। अच्छा, यहाँ एहतियात करनी है बेटे, बहुत बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं लफ्ज़ एवरेज से। वैसे तो एवरेज ये होती है ना कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल 55 है और उस प्लस करते हैं 57, इनकी अगर आपने एवरेज निकालनी हो तो डिवाइडेड बाय आप 2 कर देते हैं, यानी कि 2 नंबर हों डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, 3 नंबर डिवाइड बाय 3 कर देंगे। वो अरिथमेटिक मीन टाइप जो चीज़ होती है, ये वो वाली एवरेज नहीं है। प्लीज़ ये आप ध्यान से सुन लें, ये एवरेज एटॉमिक मास में रिलेटिव अबंडेंस की परसेंटेज दी हुई है। तो आपने इसको डिवाइड ऑलवेज डिवाइड 100 से करना है। ये वाला काम आपने कभी भी नहीं करना, डिवाइड हमेशा 100 से होगा। कैसे होगा वो हम ज़रा देख लेते हैं। तो हमने कहा एवरेज एटॉमिक मास वो वेट एवरेज है एटॉमिक मासेस का जो नेचुरली अकरिंग आइसोटोप से हमने निकाला हुआ है। ये रिफ्लेक्ट करता है कि उसका मास और रिलेटिव अबंडेंस ईच आइसोटोप की कितनी है। आपने क्या करना है, एक आइसोटोप का मास मल्टीप्लाई बाय उसकी जो आइसोटोप की अबंडेंस है, मतलब कितने परसेंट है, उसको मल्टीप्लाई करना है। उनका सब का आपने सम कर लेना है। जब ये सम होगा और इसको आपने फिर डिवाइड कर लेना है बेटा 100 के साथ, तो ये एवरेज एटॉमिक मास कहलाएगा। ठीक है, अब कैसे करना है वो यहाँ सोल्यूशन में आपको सही क्लियरली पता लग जाएगा। तो वो कहते हैं नेचुरली अकरिंग क्लोरीन जो है वो क्या है 75.78% है। क्लोरीन 35 जो है वो कितनी है 75.78, ये उसकी अबंडेंस है। ये क्या है बेटा उसका एटॉमिक मास। अच्छा, यहाँ पे जो यू लिखा हुआ है इसको AMU भी कर सकते हैं, यू भी लिख सकते हैं। यू अनकॉमन है, आप अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे AMU भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको
लिखना चाहें तो ग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं। तो अच्छा, क्लोरीन 37 जो है बेटा वो 24.22 है, एटॉमिक मास उसका गिवन है, तकरीबन आप 37 हम कंसिडर करते होते हैं। तो आपको बताता है कैलकुलेट करें एवरेज। तो आपने कैसे कैलकुलेट करनी है बेटा, आपने उसका जो है वो एवरेज इसको मल्टीप्लाई करना है और उसको डिवाइड कर देना है 100 पे। अगर वैसे नहीं करना तो यहाँ पे जिस तरह उन्होंने किया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने मल्टीप्लाई किया है, जो आपकी अबंडेंस आई है उसको उन्होंने पहले 100 से डिवाइड किया है फिर मल्टीप्लाई कर दिया है, या आप मल्टीप्लाई पहले करके फिर 100 से डिवाइड कर लें, डजंट मैटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि आप पहले का मैथ नंबर लिखें, फिर अबंडेंस, फिर मैथ नंबर लिखें, फिर अब अबंडेंस, फिर मैथ नंबर लिखें, फिर अबंडेंस, और डिवाइडेड बाय उसको कर दें बेटा 100। तो वो क्या होगा कि 24 इंटू 79, 25 इंटू 10, 26 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 100। तो इस मेथड से करना चाहें तो इस मेथड से कर लें। अगर आपने इस मेथड से करना है कि परसेंटेज को पहले पॉइंट्स की सूरत में लिखें और फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो तब भी बेहतर है। तब आप उसको लिखेंगे कि ये फ्रैक्शनल आइसोटोपिक जो है वो अबंडेंस है, यानी फिर 100 से डिवाइड करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। दोबारा एक दफ़ा सुन लें, अगर आपने एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो आपके पास दो मेथड हैं। पहला मेथड ये कि आप परसेंटेज को पॉइंट्स की सूरत में ले आएँ डिवाइडेड बाय 100 करके फिर उनको मल्टीप्लाई कर दें, या फिर आप परसेंटेज को परसेंटेज की सूरत में ही रहने दें, यहाँ उनकी वैल्यू पुट कर दें परसेंटेज अबंडेंस की सूरत में और डिवाइडेड बाय 100 कर दें, तो अल्टीमेटली आंसर आपका वही आएगा जो कि आना था। अब ये एक पंजाब टेक्स्ट बुक का जी एक हमने क्वेश्चन उठाया हुआ है ताकि आपकी जो है प्रिपरेशन अच्छी से हो सके। अ सैम्पल ऑफ नियॉन इज़ फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ नियॉन 20, नियॉन 21, नियॉन 22 इन द परसेंटेजेस ऑफ, ये परसेंटेज गिवन है, तो कैलकुलेट द फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। तो ये वही मेथड है जो हमने सेकंड मेथड देखा है बेटा। इस केस में क्या है कि पहले जो आइसोटोप का मास मल्टीप्लाई बाय उस आइसोटोप की अबंडेंस, दूसरे आइसोटोप का मास और उसकी अबंडेंस, फिर तीसरे आइसोटोप का मास उसकी अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100, तो अल्टीमेटली 20.18 जो है वो आंसर आपका आ गया। अच्छा बेटा, नॉन इंटीग्रल का मतलब क्या होता है कि अब मैस है जी नियॉन का, फॉर एग्जांपल यहाँ देखें 20, 21, 22 है, तो अब एक 20 है मैस, एक 21 है, एक 22 है, तो हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं 20.18। तो ये तो इन इंटीजर्स में तो नहीं आता, ये तो नॉन इंटीग्रल है। तो क्यों है नॉन इंटीग्रल? तो कहते हैं एटॉमिक मास जो है वो अक्सर नॉन इंटीग्रल होता है, क्योंकि नॉन इंटीग्रल जो है मास वो क्यों आता है, क्योंकि हम उसकी एवरेज ले रहे होते हैं। कैसे लेते हैं? क्योंकि रिलेटिव अब अबंडेंस होती है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं मैथ नंबर के साथ, उसको डिवाइड करते हैं 100 के साथ, तो ये फ्रैक्शन की सूरत में हमारे पास आता है, इसलिए ये क्या है, नॉन इंटीग्रल नंबर है। कई दफ़ा लिखते हैं कि द आइसोटोप ऑफ नियॉन आर 20, 21 एंड 22 while the average atomic mass is 20.18, तो why it is taken as non integral relative atomic mass, उसमें यही लिखेंगे क्योंकि ये एवरेज होती है, हम इसको इस मेथड से फाइंड करते हैं, इसलिए ये फ्रैक्शन में। अब बेटा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्लियरली आपको जो ना एटॉमिक मैसेज इन फ्रैक्शन दिख रहे होंगे, ये नॉन इंटीग्रल पार्ट जो हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। अब यहाँ पे हर एक एलिमेंट के देखें ऊपर, तो कोई शाज़ो नाज़र ऐसा ही मिलेगा आपको कि जिसमें उसकी जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट फिक्स हो, सारी तकरीबन पॉइंट्स की सूरत में ही हैं। जहाँ पे जो कार्बन है वो भी क्या है 12.0096 की सूरत में आता है। ऑक्सीजन जो आप 16 कंसिडर कर रहे होते हैं वो भी क्या है कि 15.99 की सूरत में वो एग्जिस्ट करता है। तो पॉसिबल क्वेश्चन बेटा जो हैं वो आपके यही हैं जो मैंने बताए हैं कि ये नॉन इंटीग्रल क्यों हो सकता है। ये क्वेश्चन और ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए हुए, तो मज़ीद जो है वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में अगले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे।